Hi everyone, welcome back to the video, and in this video we'll be discussing a very important topic, and at the same time people get confused in this topic so much that they don't be able to differentiate much. But I am going to make this differentiation do very well that you won't get any confusion now anymore. So let's see that how I'm gonna be explaining. If you got your confusion go away, then of course it's something that you should be commented that yes, it's understandable or something, for so that I'll also get motivated, right? So let's see what is the topic, and it's very easy. But there's a saying that the more easier it looks, the more harder it is, or the more deeper it is, right? So it's really easy and absolutely easier to be understood. Let's see that. तो इस टॉपिक के अंदर हम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है प्रेसिडेंट, क्या होता है गवर्नर, क्या रूल्स प्रेसिडेंट के होते हैं, क्या रूल गवर्नर का होता है, और क्या डिफ्रेंसीशन है इन दोनों के बीच में, क्या सिमिलरिटीज़ है, कैसे इनका इलेक्शन होता है, कैसे ये इलेक्ट होते हैं, कैसे इनको डिसमिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मेनी मोर थिंग्स, राइट? सो लेट्स सी दैट. देखिए, इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले ये बात आप समझ लो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इट्स वन एंड अ सेम थिंग. आप गवर्नर को प्रेसिडेंट का, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बाप पे गया है बेटा, तो आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि गवर्नर इज़ द सन ऑफ प्रेसिडेंट. यू कैन से दैट just to be understood. Why I'm saying this, because they are very not just very, they're exact the same thing that governor do at the state level, what president do at union level. But just the difference is, at some point of time president is more powerful than governor, and somewhere governor also needs the approval of president to take any decision. There's just one difference, which is president is more powerful than governor. Otherwise the rest work that they do, whatever circumstances they have to go through, it's completely same, राइट? सो लेट्स सी दैट. जैसे प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं. अब इनडायरेक्टली लोग से मतलब क्या है कि हम लोग जो देश के सिटीजन हैं, जो 130 करोड़ कितनी आबादी जो भी है, हम लोग नहीं देते हैं इनको वोट. जैसे हम पीएम के लिए सब एक इंसान जाते हैं, जो मोर देन, अब ये नहीं कि 130 करोड़ लोग देंगे, नहीं. पर्सन हु इज़ अबव 18 ईयर ऑफ वोट इज़ एलिजिबल टू कास्ट अ वोट इन इंडिया, राइट? सो 18 साल के जब हो जाएंगे तभी हम वोट दे सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर, वेदर मेल और फीमेल, नो मैटर हु द जेंडर इज़. सो उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट है, उनको हमारे द्वारा चुने गए मिनिस्टर्स वोट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करवाते हैं. मतलब हम नहीं करते, हम मिनिस्टर्स को, बाकी मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह को, और फिर उसके अंदर और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए. और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू सीक्रेट बैलेट पेपर पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाता है. इसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है? मेंबर ऑफ लोकसभा भी होने चाहिए आप. ओथ, शपथ लेंगे ना कि भाई मैं राष्ट्रपति बन रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए एकदम रियल फैसले लूँगा, कोई पार्शियलिटी नहीं करूँगा, ऐसा कुछ जो भी होता, शपथ लेंगे. लेकिन प्रेसिडेंट किसके सामने शपथ लेते हैं? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और मान लीजिए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं बिजी हैं, अगर नहीं है प्रेजेंट, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर भी प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, या मतलब हमेशा सीजीआई के अंडर ही लेते हैं. अगर वो नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के आगे लेते हैं. कुछ कंडीशंस होती है कि डेट नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट पहले से ही सीएम बने हुए हैं या पहले से पीएम बने हुए हैं, तो और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्ट हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा, उनको कोई भी एक सीट खाली करनी पड़ेगी. लेकिन एक चीज़ और, कि जो इंसान एक बार प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है, वो कहीं, मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में वो इनरोल नहीं होना चाहिए. ही शुड बी लीविंग वन पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर व्हाटएवर ही विश टू. तो कोई भी प्रेसिडेंट का तो क्यों छोड़ेगा, राइट? चलिए खैर. इसके अलावा एम्यूलमेंट अलाउंसेस, जो भी इनकी सैलरीज वगैरह होती है, उसको उनकी जब तक उनकी नौकरी है तब तक कम नहीं किया जा सकता है. और अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ टू, अगर मान लीजिए कि कोई एक इंसान है
जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर इलेक्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो 2 या 2 मतलब वो 2 स्टेट से ज़्यादा स्टेट के लिए जिस स्टेट के लिए वो गवर्नर इलेक्ट हो गया है उसके लिए वो काम कर रहा है, तो सैलरी भी उसी हिसाब से मिलेगी। तो वो सैलरी कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेट करते हैं। मतलब गवर्नर जो होता है वो कंप्लीट आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रेसिडेंट के मर्जी पे ही काम करता है, राइट। उसकी सैलरी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करते हैं। और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के पोस्ट में इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इन पर कोई भी लीगल लाइबिलिटी भी नहीं लगाई जा सकती है। इनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, जेल में नहीं डाल सकते जब तक ये प्रेसिडेंट है। हाँ, सिविल प्रोसीडिंग कैन बी डन अगेंस्ट हिम आफ्टर 2 months नोटिस फॉर पर्सनल एक्ट। टर्म की बात करें 5 years के लिए होता है। या तो रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, रेजिग्नेशन देके ऑफिस छोड़ सकते हैं, या अगर डेथ हो गई तो भी जाहिर सी बात है कि चेंज होगा ही। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर खुद से रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। इम्पीचमेंट की बात करें तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करते हैं तो 1/4 मेंबर ऑफ हाउस साइन करते हैं कि भाई इनको हटाना है क्योंकि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, ठीक है। कोई भी एक हाउस का 1/4 मेंबर लेटर निकालता है, 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर रेजोल्यूशन निकालते हैं दोनों हाउस, एक कोई हाउस मान लीजिए कि कह रहा है नहीं हम नहीं रखना चाहते, फिर दोनों हाउस मिलकर रेजोल्यूशन निकालते हैं और उसमें फिर 2/3 मेजॉरिटी जो है टोटल मेंबर की साइन करती है। फिर प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और नॉमिनेटेड जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मिनिस्टर्स ही वोट डालते हैं, लेकिन उनकी जब इम्पीचमेंट जब उनकी नौकरी हट रही होती है तो नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर इलेक्शन में नहीं करते, ठीक है, कौन नॉमिनेटेड। और दिल्ली और पुडुचेरी जैसे यूटीज़ में डोंट बट डू इन इलेक्शन ये लोग। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इलेक्शन में नहीं करते। और दिल्ली और पुडुचेरी के जो होते हैं वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इलेक्शन में नहीं करते, तो ये ध्यान में रखना। इसके अलावा गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, नॉट इन कंट्रोल ऑफ और सबऑर्डिनेट नॉर एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता, ऑब्वियसली स्टेट का होता है गवर्नर। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई आउटसाइड, हाँ कभी भी गवर्नर अपने स्टेट का अपने स्टेट में गवर्नर नहीं बनता, क्योंकि मान लीजिए अपने स्टेट का बना वो बदला निकाल सकता है अगर किसी से चाहे, तो इसलिए दूसरे स्टेट का बनता। तो जो आउटसाइडर होता है शुड नॉट बिलोंग टू स्टेट विच ही इज़ अपॉइंटेड। सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए जहाँ पे उसको अपॉइंट किया गया। वाइल अपॉइंटिंग गवर्नर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज़ रिक्वायर्ड टू कंसल्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट। जैसे मान लीजिए कि कोई बिहार का गवर्नर बनने जा रहा है, ठीक है, तो वो जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों मिलकर नीतीश कुमार जो कि सीएम है बिहार के, उनसे कंसल्ट करेंगे कि भाई हाँ आज से आपके राज्य में आपके स्टेट के अंदर ये गवर्नर होंगे जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे, राइट। क्योंकि एक गवर्नर का उतना ही पावर स्टेट में होता है जितना कि प्रेसिडेंट का पूरे यूनियन पे, ठीक है ना। दो ये लोग प्रेसिडेंट की मर्जी तक ही काम करते हैं, प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकते हैं, लेकिन अब ये भी नहीं कि ऐसी कुछ ठोस सबूत होना चाहिए। ओथ CJI ऑफ स्टेट जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके सामने लेते हैं। याद रखिएगा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने लेंगे, वो भी कब, जब CJI एब्सेंट होंगे। लेकिन गवर्नर लेता ही CJI ऑफ हाई कोर्ट के अंडर है, या फिर सीनियर जज हाई कोर्ट का। टर्म 5 ईयर का होता है। रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन गवर्नर किसको रेजिग्नेशन देगा, प्रेसिडेंट को। होल्ड ऑफिस अंटिल सक्सेसर टेक सीट। इसके अलावा इम्पीचमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तरीका नहीं बताया हुआ है जिसके थ्रू गवर्नर को हटा सकते हैं, ऑन ग्राउंड अपॉन विच गवर्नर में बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट। वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेटिव, आर्टिकल 200 जो है वो बताता है कि वीटो क्या होता है, किसी भी बिल के ऊपर अपना पावर। तो गवर्नर जो है चाहे तो अपना एक एसेंट अनुमति दे सकते हैं बिल को, चाहे तो उसको रोक भी सकते हैं, मतलब बिल को भी अपने पास रख भी सकते हैं, चाहे तो वापस भी कर सकते हैं। अगर मनी बिल नहीं है तो मनी बिल को वापस नहीं किया जा सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए, लेकिन मनी बिल नहीं है तो भेज सकते हैं। और अगर दोबारा भेज देते हैं वो लोग गवर्नर के पास तो उसको ज़रूर अपना अनुमति दे देना चाहिए। और या फिर एक और होता है कि जो गवर्नर है वो रख भी सकते हैं बिल को फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट को भी दिखा सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, प्रेसिडेंट अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन यही काम गवर्नर प्रेसिडेंट के केस में नहीं कर सकता क्योंकि पावर कम है।
और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो है उनकी वैकेंसी की बात करें, जब वो मान लीजिए उनका टेन्योर ख़त्म हो जाए, मतलब 5 ईयर के बाद वो उनकी जो वैकेंसी है वो हो जाती है, तो री इलेक्शन कराना पड़ता है। इसके अलावा रेजिग्नेशन दे सकते हैं इम्पीचमेंट के द्वारा भी, डेथ की वजह से भी। मतलब ये कुछ 3-4 कारण है जिससे प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है। या तो उनकी डेथ हो जाए, इम्पीचमेंट हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे, या फिर टेन्योर एक्सपायर हो जाए। री इलेक्शन करना है 6 महीने के अंदर ही, ताकि वो वैकेंसी को, उस खाली सीट को बढ़ा जा सके, तभी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रोल प्ले करेंगे ना, वरना कंट्री कैसे चलेगी। इसके अलावा इनके पास जो वीटो पावर होता है वो आर्टिकल 111 के अंदर गया हुआ है। अब वो क्या कहता है, गिव हिज असेंट टू द बिल, चाहे तो अपनी अनुमति दे सकते हैं बिल को, चाहे तो अपने पास रख सकते हैं, उसको दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो मनी बिल नहीं है तो, अगर मनी बिल है तो नहीं भेजा जा सकता है। अगर वो दोबारा भेजते हैं तो इनको ज़रूर अपनी अनुमति दे देनी चाहिए। और ये तो था कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, वीटो पावर ऑफ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन वो आर्टिकल 111 में दिया। अब है वीटो पावर ऑन स्टेट लेजिस्लेटिव, जो कि आर्टिकल 201 में दिया है। मे गिव असेंट टू द बिल, मे विद होल्ड, मे डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न द बिल। अब ये क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेवल की बात हो रही है, तो गवर्नर, जो वहाँ पे बताया था ना कि गवर्नर प्रेसिडेंट के रिकन्सिडरेशन के लिए या कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं बिल को, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को कह सकते हैं कि क्या, कि बिल को रिटर्न कर दो अगर मनी बिल नहीं है तो, फॉर रिकन्सिडरेशन नॉट बाउंड टू गिव असेंट टू द बिल, नो टाइम प्रिस्क्राइब, कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो। अगर मान लीजिए कि कोई टाइम लिमिट नहीं है तो ये पॉकेट वीटो होता है, मतलब कितने दिनों तक भी रखा जा सकता है। दीज आर सम ऑफ द पावर दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव, राइट। इसके अलावा अगर पार्डनिंग पावर की बात करें तो पार्डनिंग पावर होता है सज़ा वगैरह कम करना, माफ़ी वगैरह देना। तो एक होता है पार्डन, जिसका मतलब होता है रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, जो जेल उल हुई है उसको भी हटाना और अपराध को भी हटाना, इस पार्डन। एक होता है कम्यूटेशन, जिसका मतलब होता है हार्श पनिशमेंट टू लाइटर फॉर्म। जैसे मान लीजिए किसी को उम्र कैद हो गई है, उसको कम कर देना, कुछ सालों की कर। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि आपकी पनिशमेंट थोड़ी हल्की देना। रेमिशन का मतलब होता है कि टाइम पीरियड घटा देना आपके पनिशमेंट का, लेकिन जो पनिशमेंट है वो सेम ही रहेगी, बस टाइम घट जाएगा। जैसे 10 साल का है तो 7 साल का हो जाए या 5 साल का हो जाए, जितना भी हो जाए, वो प्रेसिडेंट की मर्जी है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट बाउंड टू गिव रीज़न फॉर इस ऑर्डर। अब जैसे ये सज़ा कम कर रहे हैं तो इसके लिए उनको किसी को भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, दे हैव दैट पावर, राइट। सो दे कैन डू इट विदाउट बीइंग आंसरेबल टू एनीबॉडी इन आवर कंट्री, दे हैव दिस पावर। इट इज़ एग्जीक्यूटिव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। ये एग्जीक्यूटिव पावर है क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं प्रेसिडेंट, राइट। तो ये उनका ये जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है, वो किसी को आंसरेबल नहीं। पावर एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट के एडवाइस पे दोनों अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं। गवर्नर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन होता है, रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, कि गवर्नर जो है वो अगर मान लीजिए कोई बिल आया है तो वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं कि मैं प्रेसिडेंट को दिखा के फिर ही फैसला लूँगा। रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, अगर प्रेसिडेंट का रूल लगा है स्टेट में। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ स्टेट। इसके अलावा ये था कंप्लीट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बीच का डिफरेंस। एंड इसके अलावा मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ बचा है। एंड इफ़ यू गॉट अंडरस्टूड, अगर आपका क्लैरिटी हो गया तो लाइक कर देना फॉर माई मोटिवेशन, सब्सक्राइब कर देना फॉर योर नोटिफिकेशन, एंड शेयर कर देना फॉर एवरीवन वेलफेयर। And you have to subscribe the Khan Ambition Research, and I'll bring more videos which will be helpful for your competitive exam for which you are preparing for. So till then, bye.